Hey everyone, this is the third part of chemistry in everyday life chapter. Chemicals in food is a topic that we are going to cover in this video. क्योंकि वो वीडियोस लंबी हो गई थी इसलिए इस टॉपिक को और नेक्स्ट टॉपिक को सेपरेट रखा गया है. सो केमिकल्स इन फूड में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स आपने सुना होगा कि जो फूड बाहर पड़ा रह जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल्स होते हैं जो फूड में डाले जाते हैं. फूड प्रिजर्वेटिव्स जो आप बाहर से फूड खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए. फिर आता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जैसे आप आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं या फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स डले होते हैं. तो हम उनके बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स यानी वो केमिकल्स जो प्रिवेंट करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज होने से. सो दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय एयर. एयर से ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके, और इसके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, दैट इज BHA एंड BHT. ये एब्रीविएशन है उन एग्जाम्पल्स की. फुल फॉर्म होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन. सो यहाँ पे टी जो है वो टोलुइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोलुइन का फॉर्मूला आई होप आपको आता होगा, बेंजीन के ऊपर CH3 और है एनिसोल. ओके, सो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन. ब्यूटाइलेटेड मैं लिख देती हूँ, ब्यूटाइलेटेड इट इज़ द कॉमन वर्ड. ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे एनिसोल एंड यहाँ पे टोलुइन. ओके, ये हो गए एंटीऑक्सीडेंट्स के. बस यही दो एग्जांपल याद करने हैं. फिर आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव्स. यहीं पे नंबर डाल देती हूँ. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव्स. फूड प्रिजर्वेटिव्स वही फूड की लाइफ को बढ़ाने वाले या फिर फूड का प्रिजर्वेशन करने वाले फॉर लॉन्गर टाइम, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, खुद भी बन सकती है. फिर इसके एग्जाम्पल में हम जैसे जनरली देखते हैं तो कॉमन सॉल्ट जैसे पिकल वगैरह में सॉल्ट डाली जाती है तो वहाँ पे उसका प्रिजर्वेशन वाला फंक्शन भी होता है. और भी बहुत चीज़ों में सॉल्ट का प्रिजर्वेशन वाला फंक्शन होता है. फिर है शुगर भी प्रिजर्वेशन का फंक्शन करती है. और सोडियम बेंजोएट भी पिकल वगैरह में डाला जाता है. बहुत ही फेमस है, बड़ी फेमस हाउस होल्ड आइटम है. अगर आप अपनी मदर्स वगैरह से पूछें जो पिकल बनाते हैं उनको पता होगा सोडियम बेंजोएट डाला जाता है. हो सकता है वो किसी और नाम से बुलाते हो बट मेरे घर में तो सोडियम बेंजोएट ही बोलती हैं. सो ये हो गए हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स. इनके पास यही एग्जाम्पल है. सोडियम बेंजोएट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो याद रखना है. बाकी सॉल्ट एंड शुगर इज द कॉमन एग्जाम्पल. नेक्स्ट और द थर्ड वन इज द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यहीं पे देख लेते हैं हम. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट थोड़ा सा ये है कि ये जो है वो शुगर ऐड नहीं करते हैं, मतलब कैलोरीज के फॉर्म में ऐड नहीं करते हैं, चीज़ों में कैलोरीज नहीं ऐड करते. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ये वो वाले हैं, दे डू नॉट ऐड कैलोरीज टू द फूड. यानी मतलब बाहर से मैंने अगर और शुगर डाली तो ये नहीं है कि उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी. तो ये जो शुगर फ्री वाली शुगर होती है, शुगर फ्री वाली भी शुगर एक्चुअली एक शुगर ही होती है जिसके रिसेप्टर्स नहीं होते हैं बॉडी में, इसलिए उसे शुगर फ्री बोला जाता है. बट एक्चुअली वो शुगर ही होती है. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वो केमिकल हैं जो कैलोरीज ऐड नहीं करते, कैलोरीज ऐड नहीं करते फूड में. ओके, तो इसका यूज़ जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट्स करते हैं शुगर फ्री का. तो हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है इसका सैकरिन. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैकरिन, SACCHARIN इस सैकरिन. सैकरीन नहीं है ये, सैकरिन है. ओके, तो ये आपने सुना भी होगा आइसक्रीम्स में और कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है. आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लेना. आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स में सैकरिन डाला जाता है और लोग उसे जनरली सक्रीन या फिर जो भी उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है कॉमन पीपल की वो यूज़ करी जाती है. आपने सुनी भी होगी कहीं सैकरिन. फिर आता है नेक्स्ट सुक्रोलोज, नॉट सुक्रोज, सुक्रोलोज. मैं लिख देती हूँ इसको भी. सुक्रोलोज इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. फिर थर्ड एग्जाम्पल है इसका एस्पार्टेम, एस्पार्टेम. और फिर फोर्थ एग्जाम्पल है एलिटेम. फोर्थ इज एलिटेम. अब इसमें से जो एस्पार्टेम होती है
इसमें से जो एस्पार्टेम होती है, इट इज़ अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, यानी कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होते हैं, यानी कुकिंग टेम्परेचर पे ये यूज़ नहीं करी जा सकती। तो ये कोल्ड फूड आइटम्स में डाली जाती है, कोल्ड फूड आइटम्स के लिए यूज़ करी जाती है एस्पार्टेम, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर और कुकिंग टेम्परेचर, या फिर इट इज़ अनस्टेबल टू हीट। एलिटेन किस बात के लिए फेमस है कि एक तो ये 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, सुक्रोज से, नॉट सुक्रोलोज, सुक्रोज से 2000 गुना ज़्यादा स्वीटर है, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस, ये आपको लिखना है पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस। अब एस्पार्टेम और एलिटेम का क्या क्या फंक्शन है हमें कैसे याद रहेगा, तो ये देखो एस्पार्टेम एलिटेम दो ही नाम है, दोनों में पीछे टेम टेम आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, एस पार या एज पर पढ़ लो, स्पेलिंग गलत मत करना, बट एज पर। सो एज पर टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होकर चलती है वो कौन सी हो गई, एस्पार्टेम, यानी कोल्ड फूड आइटम्स में ही डलती है और ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं डाली जा सकती है, वो हो गई एस्पार्टेम। और जो दूसरी हो गई वो 2000 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से, और उसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, वो हो गई हमारी एलिटेन। सो दिस इज ऑल फॉर केमिकल्स इन फूड। सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्लींजिंग एजेंट्स पे। और क्लींजिंग एजेंट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट, पहला तो है सोप्स और दूसरा है डिटर्जेंट्स। तो सोप्स की डेफिनेशन आपने कभी याद करी होगी, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 10th में याद करी होगी। ये होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है उसमें सोडियम और पोटेशियम डाल के जो सॉल्ट बने, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, C17H35 COO ये हो गया हमारा सोडियम स्टीयरेट, 7 से 17 7 से स्टीयरेट, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, C17H35 COO- ये हो गया सॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे ये Na ना लगाऊं और H रहने दूँ तो ये कौन सा क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एक। सो ये स्टीयरिक एसिड हो जाएगा, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बट अगर मैं इसमें सोडियम या फिर पोटेशियम का आयन लगा दूँ तो ये सोडियम और पोटेशियम का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और फिर ये सोप हो जाएगा। सो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन क्यों बोला है, 17 तो कार्बन है, 35 हाइड्रोजन है, लॉन्ग चेन बन गई नहीं बन गई। सो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं सोप्स। और बोर्ड्स के लिए मैं एक डायग्राम भी बना दूं जो आप इसकी डेफिनेशन के साथ बनाना, क्योंकि सोप्स को हम ऐसे दिखाते हैं। ओके, सोप्स के बारे में एक बात बता देती हूँ फटाफट, कि ये बहुत फेमस है कि ये हार्ड वाटर में काम नहीं करते, क्योंकि ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्कम। स्कम नाम का इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं इन हार्ड वाटर में। तो ये हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करते। ओके, बट ये सॉफ्ट वाटर के साथ काम करते हैं, यानी जिसमें वो सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट है। हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से उन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके ये स्कम बना लेता है। तो सोप, हम ये भी लिख सकते हैं कि सोप प्लस दैट सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम। ओके, दैट इज इट फॉर सोप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्जेंट्स। सो डिटर्जेंट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिटर्जेंट्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत कुछ है और इससे क्वेश्चन आ रहा है आई थिंक नीट में पिछले 2 सालों से। सो हम देखते हैं डिटर्जेंट्स। सो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कौन सा होता है, SO3H वाला होता है सल्फोनिक एसिड। तो लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट डिटर्जेंट्स बनाते हैं। अब डिटर्जेंट्स के की एक एडवांटेज है सोप्स के ऊपर कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। ये हो गई डिटर्जेंट्स की एडवांटेज। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आती है कि वाटर है उसमें कैल्शियम की सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो आप सोप यूज़ करोगे या डिटर्जेंट, ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली बोर्ड्स में। तो हमें लिखना है कि वी हैव टू यूज़ डिटर्जेंट्स क्योंकि सॉल्ट्स प्रेजेंट है उस वाटर में। ओके, अब डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। सबसे पहले होता है एनायनिक, फिर आता है केटायनिक, और फिर थर्ड आता है हमारा नॉन आयनिक टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स। सो 3 पार्ट्स कौन से हो गए हमारे पास, एनायनिक, केटायनिक, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो डिटर्जेंट्स का भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है, माइनस प्लस वाला। तो एक पार्ट एनायन है एक पार्ट केटायन है, तो एनायनिक, केटायनिक एंड नॉन आयनिक टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स। अब हम देखते हैं एनायनिक डिटर्जेंट्स कौन से होते हैं।
एनायनिक डिटर्जेंट्स वो होते हैं जिसमें जो मेन पार्ट होता है जो क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है, सोप का वो मेन पार्ट, जैसे ये सोप है तो इसमें से आधा पार्ट इन्वॉल्व होगा एंड आधा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा क्लींजिंग एक्शन में। तो वो सोप जिसमें क्लींजिंग एक्शन में पार्ट लेने वाला हिस्सा जो होगा वो एनायन होगा, उन्हें हम एनायनिक डिटर्जेंट्स कहेंगे। सिमिलरली मेन पार्ट केटायन है विच इज इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन, तो केटायनिक डिटर्जेंट। और नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या हो जाएंगे, जो जिनके स्ट्रक्चर में कोई भी आयन नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन जो आपको लिखनी है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स में दे डू नॉट हैव एनी आयन इन देयर स्ट्रक्चर। केटायनिक डिटर्जेंट्स के लिए द मेन पार्ट इज केटायन विच इज इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन, एंड एनायनिक के लिए द मेन पार्ट इज एनाइन विच इज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग एक्शन। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। मैं लिख देती हूँ सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये होता है हमारा एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल। केटायनिक डिटर्जेंट का आई थिंक नीट 2020 में पूछा गया था। इसका होता है सिटाइल ट्राईमिथाइल, इसका अभी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ये हो जाता है हमारा केटायनिक का एग्जाम्पल। नॉन आयनिक डिटर्जेंट के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स तब बनते हैं व्हेन स्टीयरिक एसिड, जो भी हमने देखा था, इट रिएक्ट्स विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। नॉन आयनिक डिटर्जेंट का यूज हमें दे रखा है कि लिक्विड डिश वॉशिंग जो होता है, लिक्विड डिश वॉशिंग उसमें, और केटायनिक डिटर्जेंट्स का जो यूज़ है वो है हमारा हेयर कंडीशनर में, हेयर कंडीशनर, इसका यूज़ हमारा हेयर कंडीशनर में। नॉन आयनिक तब बनते हैं जब स्टीयरिक एसिड रिएक्ट करता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से। कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये यूज़ होता है हेयर कंडीशनर में। और सोडियम लॉरेल सल्फेट जो एनायनिक डिटर्जेंट का हमारा एग्जाम्पल है, ये कॉमन हाउस होल्ड वर्क में इसका यूज़ होता है। सो हाउस होल्ड वर्क में यहाँ पे लिख देती हूँ, हाउस होल्ड वर्क में इसका यूज़ होता है। अब मैंने इसको कैसे याद किया था, सोडियम लॉरेल सल्फेट है, अब लॉरियल यूज़ हो रहा है, अब लॉरियल से हेयर रिलेट होता है, हेयर कंडीशनर, बट जिसका नाम लॉरियल में है उसका यूज़ हेयर कंडीशनिंग में नहीं है। ऐसे याद किया था मैंने कि एनायनिक केटायनिक नॉन आयनिक है, ACN करके याद करा था। तो ए में नाम है लॉरेल और हेयर कंडीशनर यूज़ है केटायनिक का। केटायनिक में नाम है ब्रोमाइड, इसे मैंने स्कॉच ब्राइट से रिलेट किया था, और नाम केटायनिक में है बट यूज़ इसका है लिक्विड डिश वॉशिंग में, नॉन आयनिक में। आई होप आपको ये समझ आया हो, और अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो आप इसे याद कर लें, वरना एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा, मतलब मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अब हम आ जाते हैं उनके स्ट्रक्चर्स पे या केमिकल फॉर्मूला पे। सो एनायनिक का जो सोडियम लॉरेल सल्फेट था एग्जाम्पल, उसका फॉर्मूला हो जाता है CH3 CH2 10, CH2 ब्रैकेट में ये 10 टाइम्स है, फिर CH2O SO3 Na, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हैं वो सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं इसलिए। केटायनिक का फॉर्मूला है, केटायनिक को हमने आयनिक फॉर्म में रखा हुआ है, तो मेन पार्ट हो जाता है इसका CH3 CH2 15 टाइम्स, देन N CH3 ट्राईमिथाइल था ना इसमें, ट्राईमिथाइल ब्रोमाइड, ये हो जाता है इसका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव हो जाता है ब्रोमाइड आयन। ओके, सो ये हो जाता है इसका मेन पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट फॉर केटायनिक डिटर्जेंट। ट्राईमिथाइल अमोनियम क्यों कहते हैं, ये तो इसी से याद हो गया, सिटाइल याद करना है आपको खाली। सो NH3 होता है अमोनिया, तो ये ट्राईमिथाइल लगा दिया और अमोनियम बना दिया उसको, और ये इसमें ब्रोमाइड आयन है। दिस इज़ यूज इन हेयर कंडीशनर, है ना। और नॉन आयनिक के लिए जो स्ट्रक्चर है जो लिक्विड डिश वॉशिंग में यूज़ होता है, और स्टीयरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जब रिएक्ट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है। अब ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल हम देख लेते हैं। CH3 CH2 16 COO, क्योंकि स्टीयरिक एसिड ने रिएक्ट करना है तो हमें पता है कि टोटल कार्बन COO वाले कार्बन को हटा के 17 होने चाहिए, तो उन्हें ऐसे अरेंज किया गया है। फिर यहाँ पे है CH2CH2O, ये N टाइम्स है, एंड देन CH2CH2OH, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला पता हो तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या बना है। फिर नेक्स्ट एक छुटकू सा टॉपिक आ जाता है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल जो होंगे वो होते हैं स्ट्रेट चेन वाले,
स्ट्रेट चेन वाले जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो ब्रांचिंग वाले होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो हम ये ऐसे याद कर सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रोब्स ने उन्हें ब्रेक करना है, तो अगर स्ट्रेट चेन में होंगे तो इजीली ब्रेकेबल बाय माइक्रोब होंगे, और ब्रांच्ड होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले ब्रांच हो गए। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। एक और टॉपिक है इसके बाद, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की हमें खाली डेफिनेशन देखनी है कि जब केमिकल्स यूज करे जाएं किसी ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट के लिए, सो व्हेन केमिकल्स आर यूज फॉर अ ट्रीटमेंट इट इज नोन एज कीमोथेरेपी। फिर एक क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में बहुत कॉमन था कि नेम अ मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर नेम द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर सिलेक्टेड एज ड्रग टारगेट्स। यानी जब हम कोई भी ड्रग या कोई मेडिसिन लेते हैं तो कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है जिसे वो ड्रग अपना टारगेट बनाता है। तो वही सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बॉडी में है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम्स। कभी कोई प्रोटीन का फंक्शन होता है, कभी कुछ एंजाइम से रिलेटेड होता है। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो ड्रग टारगेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ड्रग टारगेट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम्स। सो दैट इज इट फॉर केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। दीज नोट्स आर मोर देन सफिशियंट। आई थिंक बोर्ड्स के लिए भी 99% इसी में से आता है, और नीट में पिछले सालों में से तो इसी में से आया है। और अगर आपको कोई एक आध क्वेश्चन मिल भी जाता है बाहर से तो उसे आप एज इट इज़ लर्न कर लेना। और अगर आप अभी ये चैप्टर और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो हाँ, यू कैन रीड एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रही कि उसे पढ़ो ही मत, बट हाँ, इससे आपका काम बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।